हाँ जी बच्चों, क्या हाल है सबका? ठीक हो? ओके बच्चों, तो अभी हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो आपका एक सब्जेक्ट होता है बीएससी में, उसका पार्ट है। इस चैप्टर में हम करंट के बारे में स्टडी करते हैं, करंट डेंसिटी के बारे में स्टडी करते हैं, करंट कैसे फ्लो करता है, इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, देन किर्चॉफ लॉज, किर्चॉफ लॉ को कैसे अप्लाई करना है सर्किट को सॉल्व करने के लिए, ये सब चीज़ें हम करने वाले हैं। सो आज के लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है कि हमें आज तो एक रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। कौन कौन से फैक्टर्स पे एक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है वो बताएंगे। उसके बाद हम फेलियर ऑफ ओम्स लॉ की बात करेंगे कि जो ओम्स लॉ है वो एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, हमेशा वैलिड नहीं होता। बहुत सारी सिचुएशंस में ओम्स लॉ फेल हो जाता है, तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं और क्यों फेल होता है ओम्स लॉ, ये भी आज के लेक्चर में सीखेंगे। और उसके बाद हम करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो बीएससी एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछी जाती है, विच इज़ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सो ये आज के हमारे लेक्चर के टॉपिक हैं। लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 2। टॉपिक इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, ये किसका पार्ट है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये हमारा सब्जेक्ट होता है ज़्यादातर बीटेक में भी पढ़ाई जाती हैं चीज़ें, ठीक है, सर्किट एनालिसिस में। तो जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चैप्टर को फॉलो कर सकते हैं। सो जो हमारा आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। सो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस से कैसे डिफरेंट है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, हमने लास्ट लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन करा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि इस तरह से जैसे कंडक्टर है हमारे पास, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं, यहाँ प्लस लगाया, यहाँ माइनस, they start moving in the direction of higher potential or positive potential, so they start drifting from their positions। तो ड्रिफ्ट का मतलब है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे ड्रिफ्ट करते हैं। so when they drift they have some average velocity which is called drift velocity, and it was given by E into capital E by M into tau। सो यहाँ पर जो कैपिटल ई है वो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करी वो है। स्मॉल ई यहाँ पे क्या होता है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, याद रखना। स्मॉल एम क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टॉ यहाँ पे होता है रिलैक्सेशन टाइम, बेसिकली एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये सब कुछ हमने ना लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। जिन बच्चों ने नहीं देखा दे कैन वॉच द लेक्चर नंबर 1। सो दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब बच्चे, हमारे पास जो करंट की रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव करी थी, विच इज़ आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, यहाँ पे वी डी है। सो ये एन क्या है यहाँ पर वो भी लिखते हैं। सो एन यहाँ पे होता है नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। जैसे यहाँ पे हमारे पास चार्ज कैरियर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है उस कंडक्टर के अंदर, दैट इज स्मॉल एन, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। उसके बाद है हमारे पास ई, तो चलो चार्ज और इलेक्ट्रॉन है। ए क्या होता है, ए बच्चे ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का। सो ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर वी डी तो पता लग रहा है ड्रिफ्ट स्पीड है, तो इस वी डी को ना यहाँ पुट कर देना सिंपली। सो आई बन जाएगा हमारे पास एन ई ए इंटू ई इंटू कैपिटल ई बाई एम इंटू टॉ। इसको लिख सकते हैं एन ई स्केयर इंटू कैपिटल ई, यहाँ पे ना टॉ पहले लिख लेते हैं, फ़ायदा हो जाएगा। एन ई स्केयर टॉ बाई एम, इसको ना ब्रैकेट में लगा लिया मैंने। बाकी क्या बचा देखो, एक ए बचा, एक कैपिटल ई बचा, तो ए इंटू कैपिटल ई, तो ये बन गया। अब कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर अगर हम एक बैटरी लगाएं ऐसे, तो उस बैटरी की वोल्टेज अगर वी है और इस कंडक्टर की लेंथ एल है, तो आप कैपिटल ई को हमेशा लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ। वो आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। सो वहाँ से आया, बेसिकली नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, तो नेगेटिव इज फॉर डायरेक्शन। सो ई इज इक्वल टू वी बाई एल, तो ये यहाँ पे पुट कर देना ई की जगह, तो ये बनेगा एन ई स्केयर टॉ बाय एम। कैपिटल ए की जगह कैपिटल ए ही रहेगा, यहाँ वोल्टेज आ गई डिवाइड बाय लेंथ, ठीक है। अब इस v को ना इधर i के नीचे लेके जाना मुझे, तो मैं नेक्स्ट शीट पे चलता हूँ। बाई v इज इक्वल टू एन ई स्केयर टॉ बाई एम, ब्रैकेट के अंदर रहेगा ये। और साथ में हमारे पास यहाँ पे बचा था एरिया डिवाइड बाय लेंथ। अब इसका ना रेसिप्रोकल ले लो, v बाई आई। सो v बाई आई इज m अपॉन
एन ई स्केयर टो बाय एम अपॉन एन ई स्केयर टो इंटू एल बाई ए, ये बन गया। तो यहाँ पर ना ये क्या होता है वी बाई ए, हमने डिफाइन किया था रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, और ये क्या होता है ये रो बोल देंगे इसको, रेजिस्टिविटी एल बाई ए। तो ये हमने ना इसकी भी डेरिवेशन कर ली, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। So L is the length of conductor, A is area of cross section, rho is a constant here. So rho is called resistivity which is m upon n e square tau. तो अब देखिए जो रो है इसको हम दो नाम से बुलाते हैं, एक इसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है। किसकी होती है रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडक्टर के डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। देखो यहाँ पर कुछ लेंथ या एरिया या कोई कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा, तो इट इज़ ओनली a factor which depends upon material, the properties of material, क्योंकि यहाँ पे mass of electron है which is fixed, charge on electron is fixed, number density डिपेंड करेगा कितने फ्री चार्ज कैरियर्स हैं। सो ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। टो है तो टो इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। सो इट इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल विच इज़ या विच डिपेंड्स, याद रखना सिर्फ दो चीज़ों पे, विच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर या नेचर ऑफ कंडक्टर। कॉपर है उसके लिए एन डिफरेंट होगा, एल्यूमिनियम के लिए एन डिफरेंट होगा, आयरन के लिए एन डिफरेंट होगा, एंड टेम्परेचर। सो जब तक हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक ये कांस्टेंट रहेगा। अगर कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी। देखो ना जो टो है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो जो टो है ना वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक कर्नल है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया, सिंपल मॉडल से समझा रहा हूँ, एक कर्नल यहाँ है। सो ये इलेक्ट्रॉन पहले ड्रिफ्ट होता होता यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, तो यहाँ इसको ड्रिफ्ट टक्कर मारने में ना, यहाँ पे कोलिजन करने में कुछ टाइम लगा इसको T1, फिर सेकंड कोलिजन में कुछ टाइम लगा T2। तो इस तरह सक्सेसिव कोलिजन्स में उसको कुछ टाइम इंटरवल लगेगा कोलाइड करने के लिए। सो ये जो टाइम इंटरवल है इन सब की जब एवरेज ले लेते हैं हम, तो हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम आता है टो। अब दिक्कत ये है कि अगर इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दें किसी भी तरीके से, हम मान लो गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं कंडक्टर को, तो टेम्परेचर हीट ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, तो इसमें कंडक्टर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। या मान लो आपने बहुत ज़्यादा देर के लिए किसी अप्लायंस को यूज़ करा, तो आपको पता है ना जाउल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो कोलिजन्स के कारण, इलेक्ट्रॉन के ही कोलिजन्स के कारण कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है। या आप ऐसे बात करें एट वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज लगा दोगे कंडक्टर को, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। सो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से वो जो लॉस होगा कोलिजन के कारण वो भी ज़्यादा होगा। सो अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो कर्नल्स है ना ये अपनी अपनी जगह पर वैसे वाइब्रेट करते रहते हैं एट रूम टेम्परेचर, बट इनकी जो वाइब्रेशंस हैं दे विल बिकम फ्रीक्वेंट वाइब्रेशंस। अभी ऐसे स्लोली वाइब्रेट कर रहे हैं कम टेम्परेचर पे, जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर फ्रिक्वेंटली विद मोर एम्पलीट्यूड्स। सो उनको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। सो इनके टकराने की, इलेक्ट्रॉन्स के उनके साथ टकराने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है वो बढ़ जाती है। उस वजह से जो हमारा ये T1, T1, T2 ये सारे टाइम इंटरवल्स छोटे हो जाते हैं। कोलिजन ज़्यादा होंगे, अगर पहले से ज़्यादा हो रहे हैं, पहले कम टेम्परेचर पे कम कोलिजन हो रहे थे, ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा कोलिजन हो रहे हैं। सो T1, T2, T3 ये सब छोटे हो जाएंगे, इनके कम होने से टो भी छोटा हो जाएगा। सो इसका मतलब है जो टो होता है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ेगा तो टो विल नॉट बी ए कॉन्स्टेंट। अगर टो कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो सर रो भी कॉन्स्टेंट नहीं होगा, और अगर रो कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो आर भी कॉन्स्टेंट नहीं होगा, याद रखना। सो अगर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कॉन्स्टेंट नहीं है, इट इज़ वेरिंग, मीन्स ओम्स लॉ इज फेल्ड। क्योंकि ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड देन वी इंट्रोड्यूस सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी R हियर। सो वी हैव स्टेटेड दैट कि इट इज़ ए कांस्टेंट, इट इज़ ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बट ये तब तक कांस्टेंट है जब तक आप कंडक्टर का टेम्परेचर नहीं चेंज होने दे रहे। किसी भी तरीके से टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो आर भी चेंज हो जाएगा। आर के चेंज होने से हमारा ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। देन देयर विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन व्हेन यू प्लॉट V वर्सेस I ग्राफ, देन देयर विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। तो अब हम डिस्कस करते हैं फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। तो यहाँ पर ये रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन है, इसको याद रखना है। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है, वो भी लिख लेते हैं। सो जो रो है इट इज़ m अपॉन n e स्केयर टो and sigma is 1 by rho conductivity, so it sigma becomes n e square tau by m। ठीक है, अब J is equal to sigma E हमारा ओम्स लॉ था। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, J is equal to E by rho in terms of resistivity you can write like this। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन। और अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन भी कर लेते हैं। सो व्हेन यू टेक ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ,
L is equal to 1 meter, and area of cross section is also unit 1 meter square. In that case R is equal to rho into 1 by 1 meter square. So 1 कट गया, so R is equal to rho. Means you can say the resistivity is resistance ही है सर, resistance offered by a conductor of unit length and area, unit area of cross section. सो ये सिंपली होता है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम फेलियर ऑफ ओम्स लॉ को डिस्कस करते हैं। चलिए, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। सो इन एक्सप्रेशन J is equal to sigma E, sigma is a constant if N, E, M and tau are constants, but tau depends on temperature of conductor. We have some materials where N is also not a constant, वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लाइक सेमी कंडक्टर्स। सो सेमी कंडक्टर्स में जो N है, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, लो टेम्परेचर पे कम होती है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है N इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। तो वहाँ पे N भी जो होता है ना, दैट इज़ N नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस ई बाई के टी। तो ये टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है फॉर सेमी कंडक्टर्स। पर अभी कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में बताऊँगा सेमी कंडक्टर्स के बारे में। सो कंडक्टर्स के लिए जो टॉ है वो वेरी करेगा एंड इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो अभी सिग्मा क्या निकाला हमने, एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम, ये हमारा कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो हेयर टॉ कैन बी रिटन एज लैम्डा अपॉन वी प्लस वी डैश। ये क्या है, अभी देखो, लैम्डा इज मीन फ्री पाथ, ये मैंने आपको पहले भी बताया लास्ट लेक्चर में, मीन फ्री पाथ। देखो जैसे मैंने बताया ना, एक कर्नल यहाँ पे है, एक कर्नल यहाँ पे है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ टकराया फिर यहाँ टकराया, तो ये जो पाथ्स है ना, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कोलिजन टू अनदर कोलिजन, इसको बोलते हैं फ्री पाथ। तो इनका सबका एवरेज अगर ले लें तो लैम्डा बन जाता है मीन फ्री पाथ। सो जब आप टॉ कैलकुलेट करते हो, टॉ इज अ टाइम इंटरवल, सो टाइम इंटरवल इज ऑल्सो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। लेकिन यहाँ पे दो स्पीड्स इन्वॉल्व हैं, एक यहाँ पे वी डैश है और एक वी डी है। वी डी इज ड्रिफ्ट स्पीड विच इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी डैश इज द थर्मल स्पीड हेयर। तो लेट अस राइट, वी डी इज ड्रिफ्ट स्पीड एंड वी डैश इज थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली ये टेम्परेचर के कारण होती है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वी डैश बढ़ेगा। तो एट लो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमने यहाँ पे कंडक्टर के अक्रॉस स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, तो उस केस में जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है ना वी डी, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द थर्मल स्पीड। सो इन दैट केस आवर टॉ बिकम्स लैम्डा अपॉन वी डैश। अब जहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई जो टॉ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं कर रहा एट लो स्पीड्स, ठीक है। लो इलेक्ट्रिक फील्ड्स, टॉ इज ओनली द फैक्टर ऑफ वी डैश। ऑल्सो वी डैश इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टी। ये भी ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा कंडक्टर का तो वी डैश तो कांस्टेंट है, वो थर्मल स्पीड है। तो उस केस में अगर टॉ डैश कांस्टेंट हो गया, अगर वी डैश कांस्टेंट हो गई तो टॉ कांस्टेंट हो गया। टॉ कांस्टेंट होने का मतलब है कि यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है सिग्मा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक टॉ ही है, कंडक्टर्स के लिए चेंज हो सकता है एवरी इलेक्शन टाइम, तो इस कारण जो हमारा सिग्मा है दैट विल बी अ कांस्टेंट। सो सिग्मा अगर कांस्टेंट है ना तो ओम्स लॉ इज ओबेड। सो लो इलेक्ट्रिक फील्ड पे एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे ओम्स लॉ is obeyed. What happens at high electric field? So at high electric field पे ना जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लगाओगे, फोर्स ज़्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन्स पे, वो और तेज़ी से मूव करेंगे। सो इन दैट केस ड्रिफ्ट स्पीड इज कंपेरेबल टू वी डैश।
तब जो आपका टॉ है ना वो अब दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, वो वी डी पे भी डिपेंड करेगा, वी डैश पे भी डिपेंड करेगा। अब इस केस में अगर मान लें टी फिर से कांस्टेंट है, अगर टी कांस्टेंट ही है, अभी टेम्परेचर हमने चेंज नहीं करा कंडक्टर का या नहीं हुआ, ठीक है, तो उस केस में भी हमारा टॉ वी डी पे डिपेंड कर रहा है, और जो वी डी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। सो इन दिस केस टॉ डिपेंड्स ऑन ई वेक्टर because Vd depends on electric field. So sigma will not be a constant, but sigma will be a function of electric field. High electric field पे different conductivity, low electric field पे different conductivity. Basically conductivity decrease होगी as temperature changes. So temperature अगर constant है तो उस केस में भी हमारा सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। ये एक केस हो गया, इट इज़ द डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अनदर केस, इफ टी इज़ नॉट ए कांस्टेंट, अगर हमारा टेम्परेचर कंडक्टर का कांस्टेंट नहीं है, अब वो किस कारण से कांस्टेंट नहीं है, देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास टेम्परेचर वेरिएशंस हैं, अब क्यों होती हैं वेरिएशंस, वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही होती है, उसको समझेंगे। सो जब आपने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, उस केस में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको किनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, कोलिजन्स होंगे, और वो ज़्यादा किनेटिक एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट होने वाली है। सो हीट कंडक्टर के अंदर ही जनरेट हो रही है और उसी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे टेम्परेचर भी वेरी होना शुरू हो जाता है। इन दैट केस ऑल्सो सिग्मा इज़ नो लॉन्गर ए कांस्टेंट, ठीक है। सो इस केस में अगर आप ग्राफ बनाएं, अगर मैं जे और ई का ग्राफ बनाऊं तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वैसे स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था। ये हमारे पास थ्योरेटिकल कर्व है जब सारा कुछ कांस्टेंट है, बट इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से, देखो ध्यान समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे इंक्रीज होगी कंडक्टर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। कंडक्टर के टेम्परेचर के बढ़ने से जो रिलैक्सेशन टाइम है दैट विल डिक्रीज। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने का मतलब है कि जो हमारे पास सिग्मा है दैट विल डिक्रीज। सो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे लेस कंडक्टिविटी एंड मोर रेजिस्टिविटी इज ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। सो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे ग्राफ ऐसा होगा, यहाँ से तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, लो इलेक्ट्रिक फील्ड और धीरे धीरे ऐसे बैंड होना शुरू हो जाएगा, इसकी स्लोप डिक्रीज करेगी, ठीक है। सो स्लोप स्टार्ट डिक्रीजिंग अगर ग्राफ ऐसे बनाओगे। वो क्यों सर, देखो ना इसकी स्लोप क्या है, ये जे है ये ई है, सो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई है, सो जे बाई ई क्या होगा, सिग्मा। सो इसकी स्लोप हमारे पास कंडक्टिविटी के बराबर है इस ग्राफ की जो मैंने बनाया। सो अगर हमारे पास कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है मतलब स्लोप डिक्रीज होगी, ग्राफ धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एक्सिस की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएगा एट हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज फेलियर ऑफ ओम्स लॉ इन कंडक्टर्स। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, उसमें भी ओम्स लॉ फेल होता है, उसमें एन कांस्टेंट नहीं होता। फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये दोनों डिफरेंट हैं वैसे। सेमीकंडक्टर्स में जैसे गैलियम आ गया, गैलियम आर्सेनाइड कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन है हमारे पास मटेरियल। तो इस तरह के जो सेमीकंडक्टर्स हैं दे आर मटेरियल्स। बट जब हम सेमीकंडक्टर्स को मिला के डायोड्स बनाते हैं, जैसे पी एन जंक्शन डायोड आपने +2 में पढ़ा होगा, पी एन जंक्शन डायोड, सो ये भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। स्मॉल चेंजेस ऑफ वोल्टेज के लिए करेगा लेकिन ओवरऑल नहीं, क्योंकि इसका जो वी आई ग्राफ है स्ट्रेट लाइन नहीं आता। तो जैसे गैलियम आर्सेनाइड है ना हमारे पास, तो इधर मान लो हमारे पास वोल्टेज है, इधर करंट है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। इट इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट इज़ ए कर्व। सो इस रीजन में जैसे इसकी रेजिस्टेंस भी नेगेटिव होती है, आर इज़ नेगेटिव, वोल्टेज बढ़ाने से करंट डिक्रीज हो रहा है। सो ये जो सिचुएशन है इट इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, सो हेयर ओम्स लॉ फेल्स। सो हेयर ओम्स लॉ फेल्स। अच्छा, पी एन जंक्शन डायोड का भी आपने बनाया होगा वी आई कैरेक्टरिस्टिक, वो भी आपने यहाँ बना के शो कर देना है।
जब आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इधर करंट है इधर वोल्टेज है, तो ऐसा ऐसा ग्राफ बनता है, और इधर तो बहुत स्मॉल होता है और इसके बाद ब्रेक डाउन हो जाता है। सो ये देखो ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है। हाँ, छोटे से पार्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो आपको बोला जाए इस रीजन में रेजिस्टेंस निकालो, तो आप स्लोप निकाल सकते हो, तो वो होती है आर डी, डायनामिक रेजिस्टेंस। इट इज़ नॉट ए कांस्टेंट वैल्यू, बट एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डिवाइस इज डिफरेंट। सो सच डिवाइसेज आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद ओम्स लॉ। उसमें वी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं दे आर नॉट ए स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ ओम्स लॉ फेल होता है। अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी नेक्स्ट शीट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या आपके सिलेबस में टॉपिक बनता है। लेट अस डू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, इसकी फॉर्म है कि डाइवर्जेंस ऑफ द करंट डेंसिटी, दिस इज डेल डॉट जे, डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जो रो है यहाँ पे वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, टी इज टाइम। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है। तो ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास मान लो ये कोई कंडक्टर है, कोई क्लोज्ड वॉल्यूम बोल देते हैं इसको, क्लोज्ड वॉल्यूम, किसका बना हुआ, कंडक्टिंग मटेरियल का क्लोज्ड वॉल्यूम है। अब इसमें से जो करंट बाहर आ रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है आई, उसके कारण यहाँ पे कुछ करंट डेंसिटी होगी जे। सो उस करंट डेंसिटी की डाइवर्जेंस, यहाँ पर डाइवर्जेंस बेसिकली ना फ्लक्स पर यूनिट एरिया भी होता है, या आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में भी पढ़ा हुआ है। तो इट इज़ फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो ये बोलते हैं कि जो उस करंट का फ्लक्स है थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, सो दिस इज ए क्लोज्ड सरफेस लिखना चाहिए, वॉल्यूम तो है ही है। सो थ्रू दिस क्लोज सरफेस जो फ्लक्स ऑफ द चार्ज है दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द वॉल्यूम। ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है इसको माइनस डी रो बाई डी टी से लिखा। ये फ्लो आउट है, बाहर आ रहा है, मतलब बेसिकली उस वॉल्यूम में से चार्ज कुछ डिक्रीज होगा, उस वजह से करंट डेंसिटी का फ्लक्स बनेगा। तो लेट अस राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट। इट स्टेट्स दैट the flux of current density through a closed surface is equal to rate of decrease। डिक्रीज इसलिए यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे ना। सो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज रो थ्रू द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस। सो ये इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसको प्रूव करना तो बहुत आसान है। कैसे करना है देखिए, सिंपल है। हमारे पास जो करंट की बेसिक डेफिनेशन है, देखो यहाँ से मान लो करंट आई बाहर आ रहा है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू द माइनस डी क्यू बाई डी टी। बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कमिंग आउट थ्रू द सरफेस, बाहर निकल रहा है चार्ज, इसलिए माइनस साइन है। उस क्लोज वॉल्यूम को इमेजिन करिए जब उसमें से करंट फ्लो करेगा, और हम मान लेते हैं कि पीछे से कुछ इनपुट नहीं है, ऐसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। सो उस वजह से अगर करंट बाहर आएगा, मतलब चार्ज फ्लो करेगा, तो उस वॉल्यूम में से तो चार्ज डिक्रीज ही करेगा ना। सो माइनस डी क्यू बाई डी टी ये हमारे पास है। सो इसको हम लिख लेते हैं एज आई फ्लोज थ्रू द वॉल्यूम the Q will decrease, ठीक है, इन द वॉल्यूम। तो ये जस्ट एक कमेंट है इसको समझने के लिए। अब बहुत आसान है, आई को हमने पुट करना है सरफेस इंटेग्रल ऑफ जे डॉट डी ए। यहाँ पे हमने कोई स्मॉल एरिया लिया, छोटा सा डी ए वैक्टर, और उसी पॉइंट पे हमारा जे मान लो इस डायरेक्शन में है। सो जे डॉट डी ए हम पुट कर सकते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है। बेसिकली हमारे पास जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी, इट इज़ करंट पर यूनिट एरिया। लेकिन एरिया कौन सा होता है, विच इज़ अलॉन्ग द करंट, ठीक है। ये एरिया हमारे पास कॉस थीटा एंगल आता है। सो यहाँ पर आई को ये पुट करना है, और माइनस डी बाई डी टी को ऐसे रहने देना है। और चार्ज क्या होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज़ वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ रो डी वी, क्योंकि जो रो की डेफिनेशन है ना, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डी क्यू बाई डी वी। सो डी वी उधर चला जाएगा, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे क्यू आ जाएगा। तो ये आपने पुट करना है।
अब यहाँ पर हमारे पास ये जो जे डॉट डी ए है, ये लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ हमने सिंपली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगानी है, जो बहुत आसान है। यहीं पर मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए। सो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जी डी थ्योरम, वी कैन राइट दिस सरफेस इंटेग्रल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इंटेग्रल। तो ये बनेगा वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ डेल डॉट जे, ऐसे लिखना है, और यहाँ आएगा डी वी। तो इस जे डॉट डी ए को आप ऐसे लिख सकते हो। या अपनी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में मैंने बहुत डिटेल में समझाया, आप वेक्टर कैलकुलस की प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हो। अब यहाँ पर माइनस डी बाई डी टी रो डी वी है, तो दोनों तरफ देखिए वॉल्यूम इंटेग्रल आ गया हमारे पास। तो हम इन वॉल्यूम इंटेग्रल को यहाँ से हटा सकते हैं और हमारे पास आ जाएगा डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डी रो बाई डी टी। तो इतनी सी डेरिवेशन है इसकी छोटी सी, बस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगानी है। बट इसका फिजिकल मीनिंग समझना है हमें कि बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब है कि अगर आप किसी सरफेस में से करंट को बाहर निकाल रहे हो, चार्ज बाहर निकाल रहे हो, तो उतना चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। और ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी सरफेस के अंदर जितना इनपुट चार्ज है उतना आउटपुट भी बाहर निकलेगा, मतलब तभी कॉन्टिन्यूटी बनेगी। तो ये एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ना फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में भी होता है, तो अगर आपने पढ़ा हो फ्लूइड डायनामिक्स उसमें भी आपको करवाई जाती है। आगे चलते हैं। सो वी गॉट डेल डॉट जे माइनस डी रो बाई डी टी, दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नाउ फॉर स्टेडी करंट, जब हमारे पास स्टेडी करंट होता है ना, तो उसका मतलब है कि भाई जितना चार्ज अंदर जाएगा उतना बाहर आएगा। सो देयर इज़ नो चेंज इन रो, इसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अगर रो कांस्टेंट होता है, जितना चार्ज कंडक्टर के एक साइड से अंदर फ्लो करा उतना दूसरी साइड से बाहर आ गया, जितना पानी पाइप के एक साइड से गया उतना दूसरी साइड से बाहर आ गया, इसको स्टेडी करंट बोला जाता है। सो स्टेडी करंट में रो कांस्टेंट होता है, सो डेल डॉट जे ज़ीरो आएगा। डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज ज़ीरो, या फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया इज ज़ीरो, एक ही बात है। सो ये स्टेडी करंट्स के लिए याद रखना, ठीक है। बस यहीं पर हमारा फिनिश होता है आज का लेक्चर। इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी को ड्राइव करना भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और बस आज के लेक्चर में यही चीज़ें करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपका सिलेबस देखेंगे कंटिलेक्सिटी का, उसमें क्या है नेक्स्ट टॉपिक। पीयू के स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं इस चैप्टर को, जीएनडीयू में भी पढ़ाया जाता है बट सेमेस्टर 1 में होता है, पंजाबी यूनिवर्सिटी या बहुत सारी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है ये टॉपिक। सो आई थिंक वहाँ पे सर्किट एनालिसिस भी है, किरचॉफ लॉज भी हैं। तो अगर होंगे सिलेबस में तो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा किरचॉफ लॉज को। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।